मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्वागत है दोस्तों रेडियो नारद 90.4 FM से। मैं हूं आपके साथ आरजे याशी और प्रोग्राम शुरू हो गया है ज्ञान सागर। जी हाँ दोस्तों, जिसमें हम आपके ज्ञान को करते हैं और भी ज्यादा उजागर। दोस्तों, सीआईडी, क्राइम अलर्ट, सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल जैसे शोज तो आपने अक्सर टीवी पर देखे ही होंगे। इसके 1 या 2 घंटे के एपिसोड्स में काफी जल्दी केसेस सुलझा दिए जाते हैं, लेकिन ये सब एक बहुत ही अहम तकनीक की मदद से संभव है, जिसे हम फॉरेंसिक साइंस के नाम से जानते हैं। आपने भी इस शब्द को काफी बार टीवी शोज में सुना होगा कि इस एविडेंस को फॉरेंसिक लैब्स के लिए भेज दो। लेकिन आखिर ये फॉरेंसिक साइंस या मैं कहूँ कि फॉरेंसिक लैब्स होती क्या है, आइए इसको डिटेल में जानते हैं। जिसको और भी विस्तार से समझाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिनके 2 रिसर्च पेपर इंटरनेशनल लेवल पर पब्लिश्ड हो चुके हैं, जिन्होंने कई नेशनल कॉन्फ्रेंसेस और 3 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की ही नहीं बल्कि उसमें पेपर प्रेजेंट भी किए हैं, जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन झांसी और मास्टर्स गुजरात से कंप्लीट किया है और जिनका स्पेशलाइजेशन भी रहा है फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी लैब्स में। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ मंगलायतन विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंस के लेक्चरर मिस्टर श्रेष्ठ उपाध्याय जी की। मिस्टर श्रेष्ठ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो नारद 90.4 FM। थैंक यू मैम, मेरे को आपने एक अपॉर्चुनिटी दी जिससे कि मैं लोगों को बता पाऊँ कि फॉरेंसिक साइंस में एक्चुअली होता क्या है। डेफिनेटली सर, और मेरे साथ मेरे श्रोता भी बहुत क्यूरियस है पूरी फॉरेंसिक साइंस के बारे में जानने के लिए। वहीं जब कोई भी एपिसोड या मैं कहूँ कि कोई भी क्राइम स्टोरी बिना फॉरेंसिक लैब्स के सॉल्व नहीं होती, स्पेशली आज के समय में, तो शुरुआत हम इसे समझने से करते हैं। आखिर ये फॉरेंसिक साइंस और फॉरेंसिक लैब्स क्या है और ये किस तरह की होती हैं? मैम, बेसिकली फॉरेंसिक साइंस एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है फॉरेंसिस। ओके। जहाँ पर पहले के टाइम पर लोग क्या करते थे कि जो जजमेंट आती थी तो वो पब्लिक डिसाइड करती थी कि किसको क्या पनिशमेंट देनी है। बट आज के टाइम पे लॉज एंड ऑर्डर्स के तहत एक कोर्ट वगैरह को ये दिया गया है कि आप इसको ये पनिशमेंट दोगे, इसको ये पनिशमेंट दोगे ऑन द बिहाफ ऑफ देयर क्रिमिनल केसेस। ओके। और फॉरेंसिक साइंस में बेसिकली जो नॉलेज होती है और जो एप्लीकेशंस होती हैं वो आप साइंटिफिक मेथड में कैसे अप्लाई करोगे फॉर द पर्पस ऑफ जस्टिस। फॉरेंसिक साइंस डील्स विद ऑल द क्रिमिनल केसेस लाइक थेफ्ट, मर्डर, रेप, जहां पर कोई भी लॉ आप अप्लाई कर पाओ और जो भी अनलॉफुल एक्टिविटी हुई है हमारे समाज में, उधर हम फॉरेंसिक साइंस का यूज करते हैं जी। फॉरेंसिक साइंस बेसिकली लैब्स में जो एविडेंसेस होते हैं, हम अगर किसी भी क्राइम सीन्स पर जाते हैं तो हम वहां से एविडेंसेस कलेक्ट करके लैब्स में उसके एनालिसिस करते हैं। तो हमारे देश में ऐसी 7 CFSL लैब हैं और कई सारी SFSLs हैं जहां पर हम ये एनालिसिस करते हैं एविडेंसेस का। वहीं लैब्स का डेमोन्स्ट्रेशन देखा जाए तो किस तरह की लैब्स होती हैं? लाइक हमने अपने स्कूल टाइम में फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब देखी है, क्या उसी तरह का कुछ गेटअप होता है या डिफरेंट होता है फॉरेंसिक लैब्स में? मैम, स्कूल के टाइम पर तो आपको भी पता है कि स्कूल के टाइम पर लैब्स में कोई भी एथिक्स वगैरह नहीं होते थे। फॉरेंसिक साइंस में सबसे बड़ी बात आती एथिक्स की है। डेफिनेटली। और सबसे बड़ी बात होती है कि आप लैब्स में कैसे भी नहीं घुस सकते। ऐसा नहीं है कि कोई भी वो लैब के अंदर घुस जाएगा। आपको प्रॉपर परमिशन चाहिए होती है, तब आपको लैब के अंदर एंट्री मिलती है, क्योंकि लैब्स के अंदर ऐसे ऐसे एविडेंसेस रखे होते हैं जो रेप से रिलेटेड होते हैं, मर्डर से रिलेटेड होते हैं, तो उन पे कोई टेम्पर ना कर पाए, उनसे कोई छेड़खानी ना कर पाए। तो उस बेसिस पे हम लोग एक रजिस्टर रखते हैं जिससे कि जिसको एंट्री देनी है उसको ही एंट्री मिलती है और एक ऑथराइज्ड पर्सन हमेशा उस बंदे के साथ रहता है। यानी कोई वैलिड रीजन होना चाहिए आपके पास एंट्री करने के लिए। जी मैम। और नॉर्मल इंसान को मिलती भी नहीं, जो गवर्नमेंट पर्सनल होता है उसको ही एंट्री मिलती है लैब के अंदर, या फिर इफ यू आर अ ट्रेनी ओवर देयर देन यू आर अलाउड टू एंटर इन द लैब। वही मैं आपसे जानना चाहूंगी सर, फॉरेंसिक साइंस को किस तरह से लैब्स में इस्तेमाल किया जाता है या एविडेंस की पहचान किस तरह से होती है, कुछ उसकी डिटेलिंग आप बता सकते हैं? मैम, फॉरेंसिक साइंस की लैब्स में हम एविडेंसेस को एनालाइज करते हैं बेसिकली, कि अगर मर्डर का केस है तो मर्डर में हम लोग कैसे बताएंगे कि ये एविडेंस है। जैसे आप किसी भी क्राइम सीन पे जाते हो तो आपको डेड बॉडी मिलेगी। डेड बॉडी डिपेंड करती है कि उसको मारा कैसे गया है। अगर गला घोट के मारा गया है
तो वहाँ पे को एविडेंस के तौर पे जो मेजर एविडेंस होगा वहाँ पे गला आप किस किस चीज से घोट सकते हो, रस्सी हो सकती है, कोई कपड़ा हो सकता है, तो आप उस कपड़े को एज अ प्राइमरी एविडेंस कलेक्ट करोगे। Okay. लेकिन अगर ब्लड वगैरह आपको दिख रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि उसमें किसी शार्प चीज का यूज हुआ है, या तो बुलेट वगैरह का यूज हुआ होगा, गन वगैरह का। तो प्राइमरी वेपन में आप गन लोगे या फिर नाइफ लोगे, तो आप उसको कोरिलेट करोगे क्राइम सीन के साथ कि अगर ये इस टाइप का मर्डर हुआ है तो हमारे लिए एविडेंशियल एविडेंसेस कौन कौन से हैं। लेकिन जो मेन चीज आती है उसका कलेक्शन होता है कि अगर आप उसको प्रॉपर कलेक्ट नहीं कर पाओगे तो उसको एनालाइज नहीं कर पाओगे। एनालाइजिंग का प्रोसेस क्या होता है? मतलब अगर मैं मुन्ना भाई वाले स्टाइल में कहूँ कि ये केमिकल लोचा क्या होता है, कि ये इनका फिंगरप्रिंट है या ये इनका कुछ पार्ट मिला है बॉडी पे, वो एनालाइज प्रोसेस क्या होता है? मैम अलग अलग एविडेंस का अलग अलग एनालिसिस होता है। जैसे फिंगरप्रिंट है, फिंगरप्रिंट आप किसी भी क्राइम सीन पर जाओगे तो बहुत सारे पाउडर मेथड होते हैं फिंगरप्रिंट को लिफ्ट करने के लिए। अगर विजिबल है, मतलब आपको अपनी आंखों से दिख रहा है फिंगरप्रिंट, तो आप उसको नॉर्मल फोटोग्राफी कर सकते हो। लेकिन अगर जैसे ग्लासेस वगैरह होते हैं जिससे आप पानी वगैरह पीते हो, उससे आपको फिंगरप्रिंट लिफ्ट करना है तो आप कुछ पाउडर मेथड होते हैं, उस पर आप पाउडर अप्लाई करोगे, उस पर फिर हल्के से ब्रश मारोगे, फिर टेप से आप उसको लिफ्ट करते हो फिंगरप्रिंट को, फिर फर्दर उसकी एनालिसिस करते हो आप लैब में जाके। कि हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं, उसमें डेटा होगा कि आप उससे मैच करोगे कि अगर ये पहले से ही उनके रिकॉर्ड्स में है इस तरह का फिंगरप्रिंट तो यू कैन इजिली कैच द कल्प्रिट। बट इफ इट इज न्यू फिंगरप्रिंट तो आप उसको एक्स्ट्रा में ऐड करते हो। बाकी जो नाइफ्स वगैरह होते हैं उसमें हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं। बुलेट्स वगैरह होते हैं उसमें हम ज्यादातर कंपैरिजन माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं कि कौन से बुलेट किस फायरआर्म से फायर हुआ है। ऐसे मतलब काफी सारे एविडेंसेस है जिसकी एनालिसिस बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से। जैसे आपने अभी उदाहरण दिया, अगर कोई क्लॉथ से गला घोट के मर्डर किया गया है तो वो क्लॉथ हो गया या नाइफ हो गई या बुलेट हो गई, और किस तरह के एविडेंसेस को लैब्स में भेजा जाता है टेस्टिंग के लिए? कुछ एग्जांपल्स मैं आपसे जानना चाहूंगी। मैम कैसे भी एविडेंसेस, बस अगर क्राइम सीन से कोई भी चीज रिलेट कर रही है, इवन एक पेन जहां पर हमको लग रहा हो कि ये एविडेंस बहुत ज्यादा क्रूशियल है हमारे लिए। इनफैक्ट जो हमारे पास ब्लड स्पैटर्स होता है, ब्लड स्पैटर मतलब जब किसी को आप मारते हो तो ब्लड पूल बन जाता है जो फ्लोर पे, तो उसमें से भी ऐसा नहीं है कि आप सारा ब्लड लेते हो, आप उसमें भी आइडेंटिफाई करते हो किस एरिया से आपको कितना ब्लड पिक करना है। तो इट जस्ट डिपेंड्स ऑन द क्राइम सीन की वहां पर आपको किस तरीके के एविडेंसेस उठाने हैं। ओके सर, वहीं पहले भी मर्डर्स होते थे, उस समय भी केसेस सॉल्व किए जाते थे जब फॉरेंसिक साइंस नहीं थी, लेकिन आज के समय हमें फॉरेंसिक साइंस की जरूरत क्यों पड़ी? मैम पहले हमारी पॉपुलेशन इतनी नहीं थी या फिर इतनी एडवांसमेंट नहीं आई थी टेक्नोलॉजीज में कि लोग अपने आप को बचा पाते हैं। आज का दौर ये है कि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो गई है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा हो गया है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर एंगर इश्यूज, ईगो इश्यूज की वजह से लोग क्राइम कमिट करने लगे। और आजकल ऐसी टेक्नोलॉजीज आ गई है कि उसको विथस्टैंड या विड्रॉ करना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं। उसके लिए आपको एक साइंटिफिक टूल चाहिए होगा। जब तक आपको उस फील्ड की प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो आप यही नहीं पता कर पाओगे कि आपको एविडेंस लेना भी है या नहीं लेना है। जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि एविडेंस होते क्या है, क्योंकि एविडेंस भी बहुत तरीके के होते हैं। अगर आप उसको डिफरेंशिएट कर पाओगे क्राइम सीन के बिहाफ पर तो आप उसको इजिली कलेक्ट कर पाओगे और इजिली आप उसको डेमोन्स्ट्रेट कर पाओगे लैब्स में। ओके, आपकी लाइफ में कोई ऐसी मर्डर मिस्ट्री या कोई क्राइम स्टोरी आपके सामने आई हो जिस पे आपने वर्क किया हो और आपने उस चीज को बारीकी से समझा हो, या आप अपना एक्सपीरियंस कुछ श्रोताओं के साथ साझा करना चाहें? हाँ जी मैम, मैं आगरा FSL में ट्रेनिंग कर रहा था, तब एक केस आया था मेरे टाइम पे। मैं एक जगह का और फैमिली का नाम भी डिस्क्लोज नहीं करूंगा। वहाँ ये था कि एक कपल का केस था, वो लव जिहाद का सीन था, हिंदू मुस्लिम वाला। तो जो लड़की थी वो थी हिंदू और मुस्लिम लड़का था। ये चीज वो लोग बहुत छुप छुप के चला रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आप समाज को बता नहीं सकते और समाज आजकल इन सब चीजों को बहुत अलग तरीके से देखता है, नहीं करता। तो जब पता चली लड़की के घर वालों को कि इसका किसी से अफेयर चल रहा है जो कि आउट ऑफ कास्ट है उनके, तो उन्होंने उसको बहुत समझाया लड़की को कि नहीं ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, तो वो नहीं मानी। बट एट दी एंड माँ बाप को ये लगा होगा कि ठीक है हमारी लड़की खुश रहेगी। लड़की के बारे में सोच के उन्होंने लड़के को घर पे बुलाया आपने कि हमसे एक बार मिल ले, हम देख लें कि कैसा लड़का है क्या नहीं है। तो ऐसा लड़की सोच रही थी कि माँ बाप उसके बारे में सोच रहे हैं। बट बाद में जब हम पहुंचे वहां पर तो हमने देखा उनके यहाँ मतलब एक बेसमेंट था, वहाँ एक स्टोव पे कढ़ाई रखी हुई थी और उस कढ़ाई के अंदर उस लड़के की डेड बॉडी को बिल्कुल तल दिया था।
फ्राई कर दिया था उसकी डेड बॉडी को। उसको तो पहले चॉप किया, नाइफ उसका पहले हाथ में मारा था, उसने बचने के लिए कोशिश किया होगा लड़के ने, तो उसके हाथ वाथ पे काफी चोटें थी। उसका जो गला काटा गया था पूरा बीच से पूरा चॉप कर दिया था गला। फिर अब वो डेड बॉडी को डिस्पोज करने के लिए, इजिली आप किसी भी डेड बॉडी को ऐसे पूरा लेके जाओगे तो नहीं लेके जा पाओगे। ऑब्वियसली आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, आप बॉडी को चॉप करते हो आधे आधे पीस में, जिससे कि उसको एक बैग के अंदर आप भर पाओ। तो उन्होंने पता नहीं कैसे दिमाग लगाया, उन्होंने बॉडी को फ्राई कर दिया, जिससे कि ना इसका कुछ डीएनए भी है ना कुछ ना मिल पाया, किसी को पता ही ना लग पाया कि ये कौन था। लेकिन फॉरेंसिक हम लोगों ने उसके बोन मैरो से या फिर बोन से डीएनए एक्सट्रैक्ट किया, फिर हमने उसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी फाइंड आउट करी कि ये लड़का कौन था। तब जाके पूरा केस खुला था कि हाँ, इसके माँ बाप ने लड़की को पागल बना के कि हम तुम्हारा रिश्ता करा देंगे, उसको घर बुलाया लड़के को इसी बहाने और उसको मार दिया था जान से। मेरी लाइफ का सबसे पहला केस यही था कि आप क्राइम कर दो, कुछ भी कर दो, लेकिन आप उससे बच नहीं सकते। ठीक है सर, वापस से अपने सवाल पर आते हैं। स्पेशली फॉरेंसिक साइंस से जुड़े बच्चों के लिए पूछना चाहेंगे, इस फील्ड में आपका स्पेशलाइजेशन भी रहा है, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में कितनी सक्सेस है और कहाँ कहाँ पर है? मैम, गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप फॉरेंसिक साइंस एकदम कोर से कर रहे हो, जैसे बीएससी से आपने फॉरेंसिक साइंस किया है, तो लैब अटेंडेंट की पोस्ट के लिए एलिजिबल होगे। और अगर आपने एमएससी कर रखा है तो आप जेएससी की पोस्ट के लिए एलिजिबल रहते हो। जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की लैब अटेंडेंट से थोड़ा सा ऊपर होता है, जो कि सैंपल्स को एनालिसिस करता है। जो आपके पास एविडेंसेस आएंगे वो आपके जो सीनियर्स होते हैं उनके अंडर काम करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। ठीक है। इसमें मतलब काफी सारे पोजीशंस होती हैं। अगर आपको डायरेक्ट सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर बनना है, अगर आपको डायरेक्ट एसएसओ बनना है, जो कि आप काफी सारे प्रमोशंस के बाद बनते हो। अगर एमएससी के बाद पहले जेएसए बनोगे, फिर एसएसए बनोगे, फिर सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर बनोगे। इट्स अ टर्म ऑफ लाइक 12 इयर्स, 12 साल का टाइम लग जाता है आपको जेएसए से एसएसओ तक पहुंचने के लिए। अगर आपको डायरेक्ट एसएसओ बनना है बिना एमएससी किए भी, तो आपको फिर यूपीएससी का एग्जाम फाइट करना पड़ता है। यूपीएससी का एग्जाम फाइट करोगे, इंटरव्यू वगैरह क्लियर करोगे, तो आपको डायरेक्ट एसएसओ की पोस्ट मिलती है। प्राइवेट में मैम आप अपना खुद का फर्म खोल सकते हो। लाइक जैसे मैंने भी अपना एक फर्म खोला हुआ है, तथ्यस्तु करके नाम है उसका। तो उसमें आप कंसल्टेंसी दे सकते हो कि अगर आपके पास ऐसे ऐसे केसेस आ रहे हैं तो आपके अकॉर्डिंग ये सही है या नहीं है, क्योंकि आप काफी सारे एडवोकेट्स को पकड़ोगे। जो एडवोकेट्स डायरेक्ट रिपोर्ट्स बनाते हैं, वो एडवोकेट आपके पास रिपोर्ट भेजेगा, आपसे कंसल्ट करेगा कि इस रिपोर्ट में हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं एज अ फॉरेंसिक। प्राइवेट सेक्टर में आप खुद किसी के अंदर काम नहीं करना चाहते हो तो आप खुद का एक फर्म खोल सकते हो। बाकी बहुत सारी प्राइवेट फर्म्स हैं जहाँ पर आप एज अ एम्प्लॉय भी काम कर सकते हो। लाइक जैसे आज आप यहाँ मौजूद हैं हमारे साथ। हाँ, ये भी है। ओके सर, इसी के साथ अर्निंग्स की बात करें तो अर्निंग कहाँ से हो सकती है? मैम, अर्निंग तो लैब अटेंडेंट से स्टार्ट होता है इसका, तो वो डिपेंड करता है सिटीज के ऊपर। तो एक लैब अटेंडेंट की सैलरी आराम से 35 के आसपास होती है। ठीक है। ऑब्वियसली बात है, लैब अटेंडेंट इज नॉट दैट ग्रेट पोस्ट जहाँ पर आपको अच्छा हैंडसम अमाउंट मिलेगा। अगर आपको एज अ गुड सैलरी जाना है तो आप प्रेफर मैं करूंगा कि मास्टर्स आप करो ही करो। अगर आप बीएससी फॉरेंसिक में कर रहे हो तो, अगर आप मास्टर्स करते हो तो आप जेएसए के लिए एलिजिबल होते हो, तो वहाँ पे आपकी स्टार्टिंग होती है 50,000 के आसपास। ओके सर, वही आपका ज्यादा समय ना लेते हुए एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। आपको बहुत सारे श्रोतागण हमारे सुन रहे हैं, तो आप उनको अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहोगे? संदेश में यही देना चाहूंगा कि हम जैसे मैंने जब अपना स्टार्ट किया था फॉरेंसिक साइंस, तब मैंने भी नहीं सोचा था कि ये आगे चल के कि मेरे को क्या करना है। ठीक है। लेकिन आप जैसे जैसे किसी चीज में आगे बढ़ते जाते हो तो आपके लिए ऑलमोस्ट सारे दरवाजे खुल जाते हैं कि आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। बस आपको एक चीज है कि आपको एक स्टार्ट करना है। एज अ फॉरेंसिक साइंटिस्ट तो मैं यही बोलूंगा कि आप कुछ भी कर रहे हो तो आपके एथिक्स सबसे इम्पोर्टेंट होता है। कि अगर आप खुद के लिए लॉयल नहीं हो तब तक आप अपने काम के लिए लॉयल कैसे रहोगे? लाइक अपने काम के लिए एटलीस्ट डेडिकेटेड होना पड़ेगा। और जो लोग इस फील्ड से जुड़ना चाहते हैं या इस फील्ड से इस समय जुड़े हुए हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही बोलूंगा कि ऑब्वियस सी बात है, कोई भी कोर्स जब स्टार्ट होता है तो हर चीज होती है। एक पॉजिटिव व्यू भी होता है, एक नेगेटिव व्यू भी होता है। अगर आप पॉजिटिव व्यू लेके चलोगे तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग फील्ड है एक फॉरेंसिक साइंस। ऑब्वियसली बहुत ज्यादा वैकेंसीज, बहुत ज्यादा डिमांड है। लाइक अभी बहुत सारे क्रिमिनल केसेस और ये रेप के केसेस बहुत ज्यादा पेंडिंग पड़े हुए हैं लैब्स में। नहीं, बहुत ही अच्छा संदेश दिया सर आपने, बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों, अपराध की कई श्रेणी होती हैं, जिसमें ज्यादातर अपराध फॉरेंसिक की मदद से सुलझा दिए जाते हैं। आज के समय ये काफी सुविधापूर्ण भी है, साथ ही इस क्षेत्र में आप अपना भविष्य भी बना सकते हैं। बाकी बहुत ही अच्छे संदेश के साथ श्रेष्ठ जी ने अपनी वाणी को विराम दिया कि
पहली चीज, आप अपने काम के प्रति लॉयल रहे। अगर आप लॉयल्टी के साथ अपना काम करेंगे तो उसमें आपका निखारना बहुत बहुत पॉसिबल है। एंड सेकेंडली, आप जो भी काम कर रहे हैं डिपेंड करता है आपकी सोच पे कि आप पॉजिटिव सोचते हैं उसके बारे में या नेगेटिव सोचते हैं, क्योंकि हर चीज की अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं। सोच समझकर डिसीजन लीजिए। इतने प्यारे से संदेश के लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मिस्टर श्रेष्ठ उपाध्याय जी। आप न सिर्फ रेडियो नारद से जुड़े बल्कि हमारे श्रोताओं को यूज ऑफ फॉरेंसिक साइंस यानी फॉरेंसिक विज्ञान के उपयोग के बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम, मैं आपको भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद बोलूँगा कि आपने मेरे को एक मौका दिया लोगों तक फॉरेंसिक साइंस के बारे में पहुंचाने का कि फॉरेंसिक साइंस एक्चुअली होता क्या है। क्योंकि आजकल बस लोग सोचते हैं कि फॉरेंसिक साइंस एक सीआईडी है, बट इट इज इंटरेस्टिंग, बट इट इज वेरी वेरी डिफरेंट इन अ रियल लाइफ। डेफिनेटली सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी मेरा वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। फिर लेकर आऊंगी आपके लिए एक नया खास विषय और जानेंगे उसके बारे में बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी आरजे याशी को दे इजाजत। रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी।